हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम एमएसपी पढ़ रहे थे। एमएसपी में जो थोड़ा सा लास्ट का पार्ट बचा हम उसको कंप्लीट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एमएसपी के लाभ, उसकी चुनौतियां और उसके दूर करने के उपाय। तो एमएसपी का लाभ क्या है? पहला, एमएसपी किसानों को उनकी उत्पाद की बाजार में गिरती कीमतों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाजार में उनका उत्पाद गिरती हुई कीमतों में ना जाए, उन्हें नुकसान ना हो, इससे एमएसपी उनको सुरक्षा देता है। दूसरा, एमएसपी किसानों को निम्न आय फंदे से बचाता है। हमने बताया था ना कैसे एमएसपी ऋण जाल से बचा लेता है। और तीसरा, एमएसपी देने से क्या होता है कि किसान उत्साहित रहते हैं, उनको पता होता है कि कहीं नहीं बिकेगा या सप्लाई ज्यादा हो गई तो सरकार है, वो हमसे खरीद लेगी। तो इससे किसान क्या होते हैं? उत्साहित होते हैं, उनका उत्साह बढ़ता है और वो अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। चौथा, अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो खाद्यान्न की उपलब्धता ज्यादा होगी, अर्थात फूड सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, खाद्य सुरक्षा हमारा सुनिश्चित होगा। इससे भूखमरी, कुपोषण, अल्पोषण इत्यादि की समस्याएं दूर होंगी। और जो सबसे अहम है कि एमएसपी के द्वारा सरकार फसल प्रतिरूप में भी परिवर्तन कर सकती है, क्रॉप पैटर्न में। अब ये क्या होता है? देखिए, अगर हमें ये लगता है कि भाई इस वक्त इस साल हमें सरसों का उत्पादन ज़्यादा चाहिए, चने का उत्पादन ज़्यादा चाहिए, दलहन तिलहन का उत्पादन ज़्यादा चाहिए, तो सरकार क्या करेगी? दलहन तिलहन में एमएसपी ज़्यादा कर देगी, तो लोग किसान जो होंगे वो ज़्यादातर इसका उत्पादन करेंगे ताकि उन्हें अधिक से अधिक आय की प्राप्ति हो। इस तरह उनने क्या किया? सरकार ने फसल प्रतिरूप में परिवर्तन कर दिया। तो एमएसपी सरकार जो चाहे उत्पादित करवा सकती है एमएसपी देके, है ना। तो एमएसपी सबसे अहम जो रोल करता है वो किसमें करता है? फसल प्रतिरूप में। अब ऐसा नहीं कि एमएसपी से सिर्फ लाभ ही हैं, उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चलिए देखते हैं। तो एमएसपी की चुनौतियां क्या हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। यही अपने आप में एक चुनौती है कि जो एमएसपी है वो किसानों को उनकी लागत से थोड़ा ही आय की उपलब्धता करा पाती है, थोड़ा ही उनको लाभ दे पाती है। यानी कह सकते हो कि एमएसपी किसानों को उनका लागत ही दे पाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, एमएसपी क्या है? एमएसपी समर्थित मूल्य है, वैधानिक मूल्य नहीं। और किसानों की मांग है कि एमएसपी को वैधानिक मूल्य किया जाए। अब सरकार क्यों नहीं कर पा रही? क्या चुनौतियां हैं? पहला, अगर हम एमएसपी को वैधानिक मूल्य कर देते हैं तो डब्ल्यूटीओ में अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन है। अंबर बॉक्स सब्सिडी, जैसे हमने बताया था कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी में उत्पादन की सीमा तय होती है और अंबर बॉक्स सब्सिडी में हम एमएसपी की सीमा तय करते हैं, जिसमें अल्प विकसित और विकासशील देश की जो एमएसपी की सीमा है वो 10% है और विकसित देशों की 5%। और चूंकि ये ग्लोबलाइजेशन, जैसे हम एक समाज में रहते हैं तो हम समाज के नियमों को मानते हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं दूसरा भी माने, और अगर दूसरा मानता है तो अपेक्षा करता है कि हम भी माने। ऐसे अगर हम उल्लंघन करेंगे डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार, नियमों का, तो दूसरे भी उसको ताक पे रखेंगे और एक अर्थव्यवस्था चरमराती है। जो विश्व की एक अपनी जो आपसी सामंजस्य है वो सब बिगड़ता है। तो डब्ल्यूटीओ के नियमों में अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन हो जाएगा, जैसे वैधानिक मूल्य कर दिया जाएगा। दूसरी इसकी चुनौती क्या है कि अगर इसको वैधानिक मूल्य, जो किसान मांग कर रहे हैं कि इसको स्टैट्यूटरी प्राइस किया जाए, तो एक ये समस्या होगी कि एमएसपी के तहत किसानों के 100% अनाज का अधिग्रहण करना होगा। और आप जानते हैं कि एफसीआई के पास इतने पर्याप्त भंडार गृह नहीं है। जो 40% करती है उसमें भी अनाज हम संरक्षित नहीं कर पाते, वो भी सड़ जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो चुनौती है वो हम देखते हैं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत में जो किसान है उनमें 6% किसान ही एमएसपी का लाभ ले पाते। ये बहुत बड़ी बात है। देश में 86% लघु और सीमांत किसान है और मध्यम और बड़े किसान, मध्यम किसान कितने? 13.4 और बड़े किसान 0.6% है, यानी 1% भी टोटल देखा जाए तो नहीं है। और इसका लाभ सिर्फ मध्यम और बड़े किसान लेते हैं, वो भी 6% लोग ले पाते हैं। बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है। और नेक्स्ट इसका लाभ क्या कि एमएसपी के द्वारा जो एमएसपी है उसमें एफसीआई क्या करता है कि उसमें जो अनाज है उसका पूरा अधिग्रहण नहीं करता, वो सिर्फ 40% अनाज का ही अधिग्रहण करता है। बाकी का अनाज किसानों को बाहर ले जाके फिर बेचना पड़ता है। डबल चुनौतियां, डबल पारिश्रम, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। तीसरा, हम देखते हैं कि जो एफसीआई है वो प्रत्यक्ष तरीके से किसानों से अनाजों का अधिग्रहण कुछ ही राज्यों में करता है, बाकी अन्य राज्यों में वो एक मध्यस्थ, एक ठेकेदार को नियुक्त कर रखता है। और ये क्या करते हैं? ये मनमाने तरीके से अधिग्रहण करते हैं, फिर मनमाने तरीके का वसूली करते हैं। और वही है ना कि घूस भ्रष्टाचार खूब फिर होता है, जम के होता है, और फिर दोनों मिलके खाते हैं। नेक्स्ट इसका है कि जो, और ये पूछा गया है, ये है कि एमएसपी जो है वो बागवानी फसलों पे नहीं दी जाती। आपको पता है कि भारत में जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो 330 एमएमटी है और बागवानी फसलों का उत्पादन 350 एमएमटी है, उससे 20 एक्स्ट्रा, लेकिन बागवानी पे नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात, जो बागवानी फसल होती है वो खाद्यान्न फसल से ज्यादा पोषण युक्त होती है। और बागवानी फसलों पे एमएसपी ना देने के कारण इससे क्या होता है कि जो बागवान है हमारा, उसका 30 से 32% अच्छे रख, चूंकि हम इसलिए एमएसपी नहीं देते बागवानी पे क्योंकि हमारे पास तो अनाज के लिए अधिक संग्रहण के लिए भंडार गृह नहीं है, तो बागवानी के लिए कहां से होगा। और ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाती हैं बागवानी फसलें। और
एमएसपी ना देने के कारण, उनके संग्रहण की व्यवस्था ना होने के कारण, संग्रहण की व्यवस्था नहीं तो एमएसपी नहीं दे रहे, और इससे क्या होता है कि हमारा 30 से 32% बागवान हर वर्ष बर्बाद हो जाता है। क्या आपको पता है कि जो बागवानी फसल है वो 32% उसका योगदान होता है जीवीए में, सकल मूल्यवर्धन में। और ये जो बागवानी जो 30 से 32% बर्बाद हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डंपिंग कर देते हैं। फिर क्या होगा, इससे मीथेन का उत्सर्जन होता है और वो तापमान में वृद्धि करता है, पर्यावरण को आपका प्रदूषित करता है। ये भी अपने आप में एक चुनौती है, हमें सोचना होगा, एमएसपी में सुधार करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एमएसपी होता है वो सरकार का गैर उत्पादक खर्च होता है। गैर उत्पादक खर्च मतलब हमने देखा कि जो खर्च होता है एक निवेश के तौर पे होता है और एक खर्च की तरह होता है। मतलब एक रिटर्न में मिलता है और एक होता है उत्पादक खर्च और एक होता है उपभोग खर्च। उपभोग मतलब खाया पिया उड़ाया, कुछ उससे रिटर्न नहीं मिल रहा, और उत्पादक कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया और उसका हमें रिटर्न मिल रहा है। तो एमएसपी जो है वो सरकार का गैर उत्पादक खर्च। इससे क्या होगा, ये सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि करती है। और हमने बताया था कि अगर ये लंबे समय तक कहीं एमएसपी सब्सिडी बहुत ज़्यादा हो रही है, सारी दान की चीज़ें सरकार राजकोष से देती है, तो फिर सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एमएसपी होती है, एमएसपी में फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिटी और क्रॉप पैटर्न, फसल प्रतिरूप, इसकी भी समस्या होती है। फसल हम देखते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिटी क्या है, फसल विविधता क्या है। फसल विविधता ये होती है कि जब किसी कृषि जोत में खेत में बहुत सारी फसलों को एक साथ बो दिया, जैसे रवि का सीजन चल रहा है, रवि के सीजन में क्या बोया जाता है, गेहूं, चना, सरसों, कुसुम। तो पहले क्या करते थे लोग कि एक खेत में बहुत सारे, आप आज भी देखेंगे गांव में जो छोटे किसान होते हैं उनका खेत होता है, उसमें गेहूं के साथ सरसों भी बो देते हैं, बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बो देते हैं ना। उससे क्या होती है कि फसलों की डाइवर्सिटी बनी रहती है, और डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज होती है। आप घर में देखें कि घर में अगर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष है, तो वो घर बहुत अच्छा होता है, भाई बहन सब हर रिश्ते होते हैं। माहौल एक जैसा नहीं बन पाता कि हमेशा हंसी का ही रहे या फिर सीरियस रहे या फिर बचकाना, एकदम संतुलित रहता है ना। तो डाइवर्सिटी बहुत अच्छी और बहुत समृद्ध पर्यावरण को दर्शाता है। तो पहले क्या होता था कि ये जो डाइवर्सिटी है उसको भी खत्म करती है एमएसपी। किसानों को लगता है क्यों हम सरसों को गेहूं के साथ बोएं, चना बो दें, उनको लगता है बो देते हैं ना गेहूं, बस एक ही मशीन आएगी उसको काट के एकदम से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी को कभी कभी कम करती है और कभी कभी बढ़ा भी देती है। एंड दूसरी चीज़ है कि ये क्रॉप पैटर्न को भी प्रभावित करती है। क्रॉप पैटर्न को कैसे प्रभावित करती है, ये क्रॉप पैटर्न फसल प्रतिरूप को का मतलब होता है कि जब हम मृदा की उर्वरता, तापमान और मौसम के अनुकूल हम जब जिन चीज़ों का उपज करते हैं उनको बोते हैं, वो होता है हमारा फसल प्रतिरूप। कैसे, मृदा की उर्वरता, तापमान और मौसम की अनुकूलता के अनुसार जिन फसलों की हम बुआई करते हैं उसको हम बोलते हैं फसल प्रतिरूप। जैसे खरीफ में किन फसलों को बोना है वो तापमान पर निर्भर करता है, जायद के समय कौन कौन सी फसलें बोई जाएंगी वो उस वक्त के तापमान पर निर्भर करेंगी, रबी में कौन सी बोई जाएंगी तो ये तापमान पर निर्भर करता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, इसी को बोलते हैं फसल प्रतिरूप। तो एमएसपी इनको भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एमएसपी है उसका दीर्घकाल में बहुत विकृत परिणाम देती है। विकृत परिणाम कैसे, कि जैसे हमने एमएसपी दी तो किसान क्या करेंगे कि अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। और ये उर्वरक जो अल्पकाल में तो बहुत लाभ देते हैं, अच्छा उत्पादन देते हैं, लंबे समय के बाद क्या होते हैं, भूमि को बंजर कर देते हैं। और भूमि को बंजर करने के बंजर ही बस नहीं करते, इससे जो उत्पादन हो रहा है, जो फसल उत्पादित हो रही है, उससे मानव स्वास्थ्य पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। और हम देखते हैं कि एक जो फसल विविधीकरण है वो भी खत्म होता है इससे। तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम भी हैं। ये चुनौती, उसकी चुनौतियों में, एमएसपी की चुनौतियों में से एक है। अब हम देखते हैं कि एमएसपी में जो चुनौतियां उनके दूर करने के उपाय क्या कर सकते हैं। हमें सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं करनी, हमें सिर्फ समस्याएं जाननी नहीं है। समस्याओं को जानने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उसकी चुनौतियों को दूर करें, उसकी समस्याओं को दूर करें, उनका समाधान खोजें। तो एमएसपी की जो चुनौतियां उनको दूर करने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि जो हम देख रहे हैं कि एमएसपी के कारण जो किसान हैं उर्वरक खादों का, रासायनिक उर्वरक का बहुत उपयोग कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम परंपरागत जैविक कृषि के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि कृषि विकास योजना की शुरुआत की, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की, और सिक्किम पहला राज्य बना भारत का जो पूर्ण तरीके से जैविक कृषि का उत्पादन करने वाला राज्य है। और हम इसके तहत सरकार को क्या करना चाहिए, बजट को बढ़ावा देना चाहिए, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शून्य बजट कृषि पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक है उनके स्थान पर हम नैनो यूरिया का उपयोग करें। नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट जो अगली वीडियोस होगी उनमें अच्छे से एक्सप्लेन करें। बट अभी इतना समझिए कि एमएसपी की जो चुनौतियां उनको दूर करने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों की जगह क्या कर सकते हैं, नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैविक कृषि को अपना सकते हैं। और तीसरा, जो एमएसपी का जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहिए, उसमें बागवानी फसलों को भी लाना चाहिए। हम देखते हैं कि बागवानी फसल जिसका जीवीए में 32% योगदान है और कुपोषण की, भुखमरी की समस्या को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता है और निभाता है, क्योंकि वो अनाज से ज्यादा पोषण युक्त होता है। तो इसको भी एमएसपी के दायरे में हमें लाने की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एमएसपी में क्या होता है कि जो अनाज है, जो अधिग्रहण होता है, उसमें मध्यस्थों और जो ठेकेदार हैं उनकी भूमिकाओं को, जो बिचौलिए हैं उनको खत्म करना होगा, वरना किसानों का फिर शोषण होगा। और हमें किसानों को जागरूक करना होगा, जागरूकता अभियान चलाने होंगे ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें, है ना। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि जो एमएसपी है उसमें जो एमएसपी दिया जाता है वो A2+FL लागत में दिया जाता है, तो हमें C2 लागत पे करना होगा ताकि किसानों को अधिक से अधिक एमएसपी का लाभ हो सके।
और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि एफसीआई को अधिक से अधिक भंडार गृहों के निर्माण पर जोर देना चाहिए। 2020 में कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की गई और इसके तहत ये घोषणा की गई कि 2023 में घोषणा किया गया, जो कृषि अवसंरचना कोष है उसका निर्माण किया गया था जो 2020 में, उसके तहत 2023 में घोषणा किया गया था कि 25-26 में भारत विश्व का ऐसा देश होगा जहां पे सबसे बड़ी मात्रा में भंडारगृह होंगे, उच्च क्षमता के और अधिक से अधिक अधिग्रहण और भंडारण करने की क्षमता रखने वाले होंगे। इसके तहत सरकार को जो सुझाव दिए गए थे 2018 में नीति आयोग द्वारा एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 3 स्कीम का सुझाव दिया गया। वो 3 स्कीम क्या थी? बाजार आश्वासन स्कीम, मूल्य कमी बाजार स्कीम और निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना। इसके तहत सरकार ने क्या किया कि पीएम आशा योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इसकी शुरुआत की। अब हम जानते हैं कि ये जो 3 स्कीम है जिनका सुझाव दिया गया कि भाई एमएसपी को अधिक पारदर्शी बना सकते हैं, लाभप्रद बना सकते हैं और भ्रष्टाचार थोड़ा मुक्त बना सकते हैं और जो समस्याएं हैं उन चुनौतियों से हम बच सकते हैं। तो बाजार आश्वासन मूल्य ये कहता है कि इस स्कीम के तहत जो एमएसपी है उसका भंडारण, अधिग्रहण और परिवहन जितनी भी जो जिम्मेदारी है इसका कार्य हम क्या करते हैं, हम जो संबंधित राज्य है उसको सौंप देते हैं। जिस राज्य के पास अवसंरचना है, सुविधाएं हैं, वो डायरेक्ट एमएसपी के द्वारा किसानों के अनाजों और उत्पादों का अधिग्रहण कर ले। इससे क्या होगा, केंद्र सरकार का अपना लागत बच जाएगा, अतिरिक्त जो खर्च है उसकी वो बच जाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार संबंधित राज्य को सब्सिडी दे, सहायता दे, ताकि वो जो एमएसपी के तहत किसानों की सहायता और मदद कर सके और यानी जो राज्य को क्षतिपूर्ति हो वो करे, राज्य की क्षतिपूर्ति करे जो अधिग्रहण करने में या जो अधिग्रहण से वितरण से लेकर जितनी भी समस्याएं हैं उसमें। ठीक है, तो बाजार आश्वासन क्या है? बाजार आश्वासन यही है कि केंद्र सरकार राज्य संबंधित राज्य को ये अधिकार दे कि वो अधिग्रहण करे, भंडारण, परिवहन, ये सारी व्यवस्था जो राज्य कर सकती है, जिन राज्यों में आधारभूत संरचनाएं हैं, व्यवस्था है भंडारण की, वो करे और अगर कोई क्षतिपूर्ति होती है तो केंद्र सरकार उस क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ले। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि मूल्य कमी खरीद योजना। मूल्य कमी खरीद योजना क्या है कि जैसे सरकार ये तय करे कि घोषणा करे कि किसान है अपना उत्पाद बाजार में बेचे, अगर उसे किसी प्रकार का हानि होता है एमएसपी से, अगर अधिक दाम में जा रहा है बाजार में तो बिल्कुल बेच ले, अगर उसको एमएसपी दाम से कम का दाम मिल रहा है किसी कारणवश और अगर उसके पास सबूत है, प्रूफ है, स्लिप है, तो सरकार क्या करेगी, 25% मुआवजा उसको डीबीटी के माध्यम से उसको कैश दे देती है। ठीक है, तो ये है हमारा मूल्य कमी खरीद योजना। यानी अगर आप बाजार में बेचते हैं और आपको हानि होती है, किसी कारणवश आप नहीं एमएसपी में सेल कर पा रहे हैं या 40% अनाज का ही जैसे कि इसमें एमएसपी में दायरा है, तो सरकार क्या करेगी, आपको 25% आपका जो नुकसान हुआ है उसका 25% आपको अपनी तरफ से देगी। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखें, और हाँ, मध्य प्रदेश में भावांतर योजना जो है वो इसी के तहत चलाई जा रही है। नेक्स्ट हमने देखा कि निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना। निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना ये कहती है कि जितना भी अधिग्रहण, वितरण और परिवहन का जो खर्च है, ये सारी व्यवस्थाएं हम प्राइवेट सेक्टर को सौंपें और हम संबंधित प्राइवेट जो सेक्टर है उसको विभिन्न प्रकार की सब्सिडियां दें, जिससे वो भी हतोत्साहित ना हो और इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ठीक है, तो ये एमएसपी में जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने के कुछ सुझाव दिए गए थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। जो समझ में ना आया हो आप बोल दीजिए, मैं कमेंट में समझा दूंगी। बाकी आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।